हेलो बच्चों, अब आपको हम जो है कॉमर्स क्वेश्चन बैंक का पार्ट 9 लेके आ रहे हैं। ये यूजीसी नेट और जितने भी आपके हायर एजुकेशन और टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा और काफ़ी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन उठाए गए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके जो नए वीडियो आते हैं वो अपलोड मैं करूं तो आपको उसका जो है पता चल जाए कि नया वीडियो अपलोड हो गया, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, उपक्रम को क्या प्राप्त होता है? उत्तर है मूल्य ब्रांड, समता, रचनात्मक आलोचना, प्रभावी ज्ञान और औद्योगिक संबंध। तो पहला क्वेश्चन था उपक्रम पूंजी को क्या प्राप्त होता है? मूल्य ब्रांड, समता, रचनात्मक आलोचना, प्रभावी ज्ञान और औद्योगिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रत्याशित प्रत्याय दर निर्भर करती है ब्याज या लाभांश दर और क्रय विक्रय के अंतर पर। तो प्रत्याशित प्रत्याय दर निर्भर करती है किस पर? ब्याज या लाभांश दर पर और क्रय विक्रय के अंतर पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो विनियोगों की प्रत्याय दर समान होती है तब उस विनियोग का चयन करता है जिसका प्रमाप विचलन क्या होता है? प्रमाप विचलन को इंग्लिश में एसडीवी कहते हैं। तो अगर प्रत्याय दर समान है और उस विनियोग का चयन करता है तो उसका प्रमाप विचलन क्या होगा? उसका प्रमाप विचलन कम होता है। क्वेश्चन 4 देखिए, यदि दो विनियोगों का समान प्रमाप विचलन है तो निवेशक उस विनियोग का चयन करेगा जिसकी प्रत्याशी दर क्या होती है? तो अगर दो विनियोग का समान प्रमाप विचलन है, स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, तो निवेशक उस विनियोग को चयन करेगा। किस विनियोग को चयन करेगा जिसकी प्रत्याशी दर क्या होगी? तो ये प्रत्याशी दर नहीं, प्रत्याय दर क्या होगी? तो ये प्रत्याय दर अधिक होती है। ये मिसप्रिंट है, प्रत्याशी को प्रत्याय कर लीजिए जिसकी प्रत्याय दर अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पोर्टफोलियो की जोखिम की माप किसके द्वारा की जा सकती है? प्रमाप विचलन द्वारा और प्रसरण द्वारा। जिसका वेरिएंस सीवी कम आता है, सपोज ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसमें जोखिम कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आइए, जोखिम की प्रत्याय किस रूप से संबंधित है? ये सकारात्मक रूप से संबंधित है। ये जो मैंने क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। तो आपको ये रिवीजन, जैसे कोई आपने चैप्टर पढ़ी है या आपको नॉलेज हो गई है तो आप रिवीजन करने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, पोर्टफोलियो की प्रत्याशित प्रत्याय व्यक्तिगत प्रतिभूतियों का किस प्रकार का माध्य होता है? तो ये होता है गुणोत्तर माध्य। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8, जोखिम व प्रत्याय किस रूप से संबंधित है? यह है सकारात्मक रूप से। तो जोखिम व प्रत्याय किस रूप से संबंधित है? वह है सकारात्मक रूप से। विगत वर्षों की आय का पर्याप्त शेष होने तथा भावी आय अनिश्चितता होने की स्थिति में क्या निर्गमित करना चाहिए? तो पूर्वाधिकार अंश को निर्गमित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पोर्टफोलियो प्रबंधन में विनियोग समूह के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है न्यूनतम जोखिम और अधिकतम प्रत्याय। तो भैया अगर पोर्टफोलियो प्रबंधन का विनियोग आप करेंगे, ठीक है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है या कोई पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होगा? आप ऐसे शेयर खरीदना चाहेंगे जिसमें कम से कम जोखिम हो, अधिकतम प्रत्याय हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पोर्टफोलियो प्रबंधन एक मिश्रित प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो सम्मिलित किया जाता है प्रतिभूति विश्लेषण, पोर्टफोलियो विश्लेषण, पोर्टफोलियो मूल्यांकन
और पोर्टफोलियो चेन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो प्रबंधन एक मिश्रित प्रक्रिया में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो भाई प्रतिभूति विश्लेषण, पोर्टफोलियो विश्लेषण, पोर्टफोलियो मूल्यांकन और पोर्टफोलियो चेन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुरक्षित प्रतिभूतियां जो जोखिम का एक अनूठा रूप लेती हैं क्या कहलाती हैं? तो सुरक्षित प्रतिभूतियां जो जोखिम का एक अनूठा रूप लेती हैं क्या कहलाती हैं? इसे हम लोग कहते हैं पूर्व भुगतान का जोखिम। इसे क्या कहेंगे? पूर्व भुगतान का जोखिम। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, किस वर्ष में वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया था? तो भैया वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया सन 2002 में। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत में प्रतिभूतिकरण बाजार में क्या शामिल है? तो म्यूचुअल फंड शामिल है, पेंशन फंड और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ शामिल हैं। तो भारत में प्रतिभूतिकरण बाजार में क्या शामिल है? म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई। क्वेश्चन 15 देखिए, मुद्रा एक समय मूल्य है जो किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो ये वर्तमान मूल्य की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नकद प्रवाह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सकारात्मक नकद प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है तो बट्टा दर समानता क्या होगी? भाई एक अर्थव्यवस्था है तो मुद्रास्फीति दर अधिक है तो बट्टा दर भी अधिक होगी। आप जानते हैं इसका उत्तर अधिक होगा। यदि भविष्य में नकदी प्रवाह के लिए स्तर अनिश्चित है तो समानता बट्टे की दर क्या होगी? बट्टे की दर हमेशा कम होती है, ये आप जानते हैं। आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, उसमें भी आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20, एक कम बट्टा दर भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए किस वर्तमान मूल्य की ओर ले जाता है? तो उच्चतर वर्तमान मूल्य की ओर ले जाता है। ठीक है, तो एक कम बट्टा दर जो है भविष्य के नकदी प्रवाह के किस वर्तमान मूल्य की जाता है? तो उच्चतर वर्तमान मूल्य की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, चक्रवृद्धि की आवृत्ति 1 से अधिक होने पर ब्याज की वार्षिक नामांकित दर और ब्याज की प्रभावी दर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रभावी दर बड़ी होती है नामांकित दर से। ठीक है, चक्रवृद्धि की आवृत्ति 1 से अधिक होने पर ब्याज की वार्षिक नामांकित दर और ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रभावी दर बड़ी होती है नामांकित दर से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वित्त पट्टा क्या है? वित्त पट्टा दीर्घकालीन व रद्द न करने योग्य पट्टा है, जिसको रद्द न किया सके वो दीर्घकालीन होता है। परिचालन पट्टा क्या है? परिचालन पट्टा क्वेश्चन नंबर 23 अल्पकालीन व रद्द करने योग्य पट्टा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिक्री एवं पट्टा पर वापसी का मतलब क्या है? तो उसका उत्तर है पट्टेदार की तरलता की स्थिति में सुधार हेतु कोषों की व्यवस्था करना। तो भाई अगर बिक्री और पट्टे की वापसी कर रहे हैं तो उसे तरलता उत्पन्न होगी। तो पट्टेदार की तरलता स्थिति में सुधार मतलब जो पट्टेदार है उसको पैसा मिलेगा, तो तरलता स्थिति में सुधार कोषों की व्यवस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे हेक्सर ऑयलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। हेक्सर ऑयलिन। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक व्यापार के बीच क्या क्या समानता होती है? समानता क्या होती है? विशिष्टीकरण व समविभाजन, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया, अधिकतम लाभ व न्यूनतम लागत का उद्देश्य। ठीक है, ये समानता होती है। विशिष्टीकरण व समविभाजन, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया, अधिकतम लाभ व न्यूनतम लागत का उद्देश्य। क्वेश्चन 27 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किस अर्थशास्त्री द्वारा की गई थी? तो बार्टिल ओलिन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 27, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किस अर्थशास्त्री द्वारा की गई थी? बार्टिल ओलिन द्वारा की गई थी। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है?
यह मूल्य के सम सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए आलोचना की जाती है। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है? यह मूल्य के सम सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए आलोचना की जाती है। अब क्वेश्चन 29 देखिए, वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं? तो ये देखिए आपका इसका आंसर दिया हुआ है। वैश्वीकरण विभिन्न औद्योगिक संगठनों को विकसित स्वरूप को जन्म देता है। वैश्वीकरण के द्वारा बौद्धिक श्रम और संपदा का विध्वंस संभव हुआ है। वैश्वीकरण के कारण उद्योगों के लिए पूंजी निर्माण में प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप पार्टी डी देखिए, वैश्वीकरण के फलस्वरूप उन्नत तकनीकी का लाभ सभी देशों को मिल रहा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वैश्वीकरण विशेषताएं फिर देख लीजिए। वैश्वीकरण विभिन्न औद्योगिक संगठनों के विकसित स्वरूप को जन्म देता है। वैश्वीकरण के द्वारा बौद्धिक श्रम और संपदा का विध्वंस संभव हुआ है। वैश्वीकरण के कारण उद्योग के लिए पूंजी निर्माण में प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप उन्नत तकनीकी का लाभ सभी देशों को मिल रहा है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। ये इसके विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। गैर टैरिफ अवरोध में कौन सा उपाय शामिल है? तो उत्तर है व्यापार तैयार निवेश। ठीक है, दूसरा है सीमा शुल्क पर माल के मूल्यांकन के लिए नियम और आयात लाइसेंसिंग। ठीक है, तो गैर टैरिफ अवरोध में कौन से उपाय शामिल हैं? व्यापार तैयार निवेश, सीमा शुल्क पर माल का मूल्यांकन के नियम और आयात लाइसेंसिंग। क्वेश्चन 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। विमल जलान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा चरण निर्यात निराशावादी रहा है? तो कौन सा रहा है? पहला चरण 1973 तक। क्वेश्चन नंबर 32 आइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 के दशक से पूर्व भारत सरकार के आयात नीति के दो महत्वपूर्ण पहलू कौन से थे? ये थे आयात प्रतिबंध और निर्यात प्रतिस्थापन। ठीक है, आयात में प्रतिबंध लिखा था और निर्यात प्रतिस्थापन था। क्वेश्चन 33 आइए, जब कोई देश आयात पर प्रशुल्क लगाता है तब क्या होता है? आयात वस्तु की घरेलू कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, जब कोई देश आयात पर प्रशुल्क लगाता है तब क्या होता है? आयात वस्तु पर घरेलू कीमत बढ़ जाती है। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात क्षेत्र कौन सा है? ये है आपका कांडला। क्या है ये? ये आपका कांडला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात क्षेत्र कौन सा है? कांडला है। जो प्रशुल्क देश के आर्थिक कल्याण का अधिकतमीकरण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इष्टतम प्रशुल्क। जो प्रशुल्क देश के आर्थिक कल्याण का अधिकतमीकरण करता है उसे कहते हैं इष्टतम प्रशुल्क। क्वेश्चन 36 आइए, सांता क्रूज निर्यात क्षेत्र की स्थापना मूलतः किस वस्तु के निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई थी? ये थे इलेक्ट्रॉनिक एवं रत्न आभूषण। ठीक है, सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, तो सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन थे? ये थे आपके एल्फ्रेड मार्शल। ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन थे? ये थे एल्फ्रेड मार्शल। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लेखक कौन थे? ये थे हैबलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? ये थे एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ थे। और द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लेखक कौन थे? हैबलर थे। रिकार्डो ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकार्डो ने कौन सा सिद्धांत बताया था? बताया था तुलनात्मक लागत सिद्धांत। इंटर रीजनल एवं इंटरनेशनल ट्रेंड किसने बताया था? ये बताया था ओलिन ने। तो इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड किसने बताया था? ये बताया था आपका ओलिन ने। व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थाओं और शक्तियों से बना है होता है जिन पर व्यवसाय का कौन सा नियंत्रण होता है? बहुत ही कम नियंत्रण होता है। तो व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थाओं और शक्तियों से बना होता है जिन पर व्यवसाय का बहुत कम नियंत्रण होता है।
व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक विस्तृत और क्या होता है, जटिल होता है। मतलब व्यावसायिक वातावरण जो है विस्तृत होगा और जटिल होगा। व्यावसायिक पर्यावरण के गुण क्या क्या हैं, तो व्यावसायिक पर्यावरण गुण देखिए क्या क्या हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति सामूहिक होती है। व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है। व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है। व्यावसायिक संस्था के स्वरूप क्या है, तो व्यावसायिक संस्था स्वरूप क्या है भाई, पार्टनरशिप। व्यावसायिक संस्था का स्वरूप है साझेदार, संयुक्त पूंजी कंपनी और एकल व्यापार। क्वेश्चन नंबर 47 आइए। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से व्यवसाय को किस प्रकार के बदलाव का पूर्वाभास हो जाता है, तो किस बदलाव का पूर्वाभास होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन का। ठीक है। सरकार द्वारा 48 देखिए, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण किसकी सहायता से किया जाता है, वर्तमान कानून की सहायता से किया जाता है। व्यावसायिक पर्यावरण के क्या लाभ हैं, इनके निम्न लाभ हैं। देखिए उत्तर इसका पहला लाभ क्या है, इसके अध्ययन से व्यवसाय भविष्य में आने वाली बाधाओं का पूर्व अनुमान लगा सकता है। नंबर 2, इसके अध्ययन से व्यवसाय को अपनी प्रतिस्पर्धा की रणनीति के विश्लेषण में सहायता मिलती है। इसके अध्ययन से व्यवसाय को भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलती है। 50 आइए। व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक क्या होते हैं, तो आर्थिक घटक क्या होते हैं, आर्थिक नीतियाँ, मांग और पूर्ति की स्थिति, बजट एवं निवेश की स्थिति। तो व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक क्या होते हैं, आर्थिक नीतियाँ, मांग और पूर्ति की स्थिति, बजट और निवेश की स्थिति। 51 देखिए, गैर आर्थिक पर्यावरण घटक कौन सा है, यह है वैधानिक पर्यावरण। व्यावसायिक वातावरण, क्वेश्चन 52 देखिए, व्यावसायिक वातावरण का सांस्कृतिक घटक कौन सा है, संस्कार, आस्था और धर्म। तो व्यावसायिक वातावरण का सांस्कृतिक घटक कौन सा, सांस्कृतिक घटक कौन सा, संस्कार, आस्था और धर्म। क्वेश्चन 53 देखिए, बहुआयामी वातावरण इनमें से किससे प्रभावित होता है। नंबर 1 सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। तो बहुआयामी वातावरण इनमें से किससे प्रभावित होता है, तो इनमें से प्रभावित होने तत्व कौन से हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। सरकार द्वारा 54 क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा ई-कॉमर्स को अपनाना तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देना व्यावसायिक पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आता है, राजनीतिक घटक के अंतर्गत आता है। आंतरिक व्यवसाय वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है, नीतियाँ एवं उद्देश्य। 55 क्वेश्चन क्या, आंतरिक व्यवसाय के वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है, नीतियाँ एवं उद्देश्य। 56 देखिए, व्यवसाय को किस सामग्री की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता है, भाई जानते हैं कच्ची सामग्री की आवश्यकता हमेशा रहती है। 57 देखिए, आर्थिक पर्यावरण प्रभावित करने वाले कौन से घटक हैं, तो वो है विश्व की आर्थिक स्थिति, घरेलू आर्थिक स्थिति एवं कानून एवं व्यवस्था। तो भैया विश्व की आर्थिक स्थिति होगी तो आर्थिक पर्यावरण बढ़िया होगा, घरेलू आर्थिक स्थिति होनी चाहिए अच्छी और कानून एवं व्यवस्था। व्यवसाय के क्वेश्चन 58 देखिए, व्यवसाय के सूक्ष्म पर्यावरण में ग्राहकों का क्या प्रभाव होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। 60 देखिए, एक व्यवसाय एक संस्था में किस स्तर पर संस्था के उद्देश्य, नीतियों और रणनीतियों आदि पर निर्णय लेती हैं, तो उच्च स्तरीय निर्णय लेती हैं। तो एक व्यवसाय एक संस्था में किस स्तर पर संस्था के उद्देश्य, नीतियों और रणनीतियों आदि का निर्णय लिया जाता है, तो ये स्तर कौन सा है, उच्च स्तरीय होना चाहिए। 61 देखिए, पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशिष्ट पर्यावरण। तो पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं विशिष्ट पर्यावरण। 62 आइए, आर्थिक प्रणाली व्यवसाय के किस पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, ये आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जो आर्थिक प्रणाली होती है व्यवसाय किस पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, ये आपकी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। व्यवसाय की किस श्रेणी में क्या नहीं आता है, यदि अवैधानिक ढंग से वस्तुओं क्रय विक्रय किया, मतलब अवैधानिक ढंग से अगर वस्तु क्रय विक्रय करेंगे तो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा। 64 आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, यह है आर्थिक नियोजन। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, आर्थिक नियोजन।
क्वेश्चन 65 देखिए, सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का। 66, सर्वसत्ताधारी आर्थिक प्रणाली क्या है? पूंजीवाद है। ठीक है भाई। 67 देखिए, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता होती है आर्थिक नियोजन। 68 देखिए, समाजवाद की आधारभूत विशेषता क्या है? इसकी आधारभूत विशेषता है भूमि का समाजीकरण, पूंजी का समाजीकरण और संपन्न वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण। तो भूमि का समाजीकरण होना चाहिए, पूंजी का समाजीकरण होना चाहिए और संपन्न वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण होना चाहिए। आर्थिक नीति उत्प्रेरण घटक किसका है भाई? आर्थिक नीति जो है इसका उत्प्रेरण घटक क्या है? तो ये आर्थिक पर्यावरण का है। 70 देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था समुदाय के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण के लिए किस क्षेत्र की विशेष भूमिका होती है? वो होती है निजी क्षेत्र की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समुदाय के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण की किस क्षेत्र की विशेष भूमिका होती है? ये निजी क्षेत्र की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तत्व क्या हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तत्व हैं निजी स्वामित्व होना चाहिए, व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता आज़ादी होनी चाहिए, लाभ कमाना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए और सामाजिक कल्याण की अनदेखी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सामाजिक कल्याण की अनदेखी होनी चाहिए, ये आदमी भूल जाता है। तो निजी स्वामित्व, व्यवसाय चुनाव की आज़ादी, लाभ कमाना एकमात्र उद्देश्य, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और सामाजिक कल्याण की अनदेखी होनी चाहिए। राजकोषीय 72 देखिए, राजकोषीय नीति के साथ किस नीति को बनाया जाना चाहिए? तो ये बनाना चाहिए मौद्रिक नीति को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति के साथ किस नीति को बनाया जाना चाहिए? मौद्रिक नीति को। 73 देखिए, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या क्या होते हैं? तो मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं वैधानिक तरलता अनुपात निकालना चाहिए, नकद संचय अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। तो वैधानिक तरलता अनुपात होना चाहिए, नकद संचय अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। देश में 74 देखिए, देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने हेतु केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में क्या अपनाया जाता है? अपनाया जाता है आर्थिक नियोजन। 75 देखिए, भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं? उसके उद्देश्य हैं निम्न उद्देश्य हैं स्थिरता के साथ विकास। नंबर 2 देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, विदेशी विनिमय आय को बढ़ाना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। तो भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है? स्थिरता के साथ विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और विदेशी विनिमय की आय को बढ़ाना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। अब 76 देखिए, भारत में किस प्रकार के मूल्यों का सर्वोपरि माना जाता है? सामाजिक मूल्य और राजनीतिक मूल्य, इन दोनों को सर्वोपरि माना जाता है। 77 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार संबंध है? तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध है। क्वेश्चन 78 देखिए, वैधानिक वातावरण में कौन सा व्यावसायिक प्रावधान होता है? तो ये होता है उपभोक्ता के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो वैधानिक वातावरण में कौन सा व्यावसायिक प्रावधान होता है? एक तो उपभोक्ता के लिए प्रावधान होता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए। 79 आइए, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है? तो किस प्रकार प्रभावित होती है? समग्र विकास में वृद्धि और कल्याण में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आर्थिक संघ की स्थापना किसके माध्यम से की जाती है? व्यापार संधि के माध्यम से की जाती है। 81 देखिए, यूरो के उदय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ऋणकर्ताओं को ऋण किस प्रकार उपलब्ध हो सकेंगे? तो यूरो के उदय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ऋणकर्ताओं को ऋण कम लागत पर उपलब्ध हो सकेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है। यूरोपीय संघ में 82 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ में 29वें देश के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो मायोटे को चिन्हित किया गया। आसियान का 23वां और 22वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया बंदरसरी बेगवान में। 84 देखिए, आसियान का प्रथम अनौपचारिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी जकार्ता में। 85 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो ये है आपके इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। ये जो आपस में चाइना के नीचे जो बर्मा के बगल में जो कंट्रीज़ हैं वही हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर।
नाफ्टा के पास उत्तरी अमेरिकी देशों के समूह के मध्य संचालित होने वाले दो परिशिष्ट कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 86। उसका आंसर है उत्तरी अमेरिकी श्रम सहयोग समझौता और उत्तरी अमेरिकी पर्यावरण सहयोग समझौता। नाफ्टा के पास उत्तरी अमेरिका देशों के समूह के मध्य संचालित होने दो परिशिष्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो दो परिशिष्ट जो हैं उत्तरी अमेरिकी श्रम सहयोग समझौता और उत्तरी अमेरिकी पर्यावरण सहयोग समझौता। यूरोपीय समुदाय की मुद्रा 87 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बड़ा ध्यान देखिएगा। यूरोपीय समुदाय की मुद्रा यूरो कब अस्तित्व में आई थी? ये आई थी 1 जनवरी 1999 में। 1 जनवरी 1999 में आई थी यूरोपीय समुदाय की मुद्रा यूरो का अस्तित्व हुआ आया था। क्षेत्रीय व्यापार समझौते के कुछ तत्व बताइए। तो क्षेत्रीय व्यापार समझौता एक मुक्त व्यापार समझौता है और उसका उद्देश्य निवेश बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये दो मेन पॉइंट हैं। अब उससे कुछ एडिशनल में चीज़ें डाली हैं। इसकी शुरुआत कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को सरल एवं उदार बनाने के लिए किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में आसियान से कौन कौन से समझौते किए गए थे? तो वर्तमान में भारत में 89 क्वेश्चन देखिए, भारत में आसियान में कौन कौन समझौते किए गए थे? तो उसका उत्तर है वर्तमान में भारत और आसियान सेवा और विनियोग में व्यापार समझौते पर वार्ता की गई और भारत में अनेक क्षेत्रों में अध्यापन, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, चार्टर्ड अकाउंट समझौते के लिए भी आसियान से समझौता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किस अर्थशास्त्री ने IMF और विश्व बैंक के विलय का सुझाव दिया था? तो ये थे आपके जॉर्ज शुल्टज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 90 नंबर, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल के प्रधान गवर्नर और द्वितीय गवर्नर क्रमशः कौन कौन होते हैं? तो एक वित्त मंत्री होते हैं और RBI। प्रोफेसर हाम ने मुद्रा कोष को किस प्रकार नामांकित किया है? तो प्रोफेसर हाम ने मुद्रा कोष को किस प्रकार नामांकित किया है? केंद्रीय बैंकों का बैंक और विश्व की मौद्रिक व्यवस्था का प्रधान। क्वेश्चन 92 93 आइए। IMF के भारत के कोटा और मददगार बढ़ाने से भारत के सदस्यों में कौन सा स्थान हो गया है? ये 12वां स्थान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 94 आइए। IMF, ये आखिरी क्वेश्चन है, IMF के क्या क्या कार्य हैं? तो IMF कार्य देखिए, विनिमय दर अथवा मुद्राओं की समता दरों का निर्धारण करना। नंबर 2, अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना। मुद्रा कोष विनिमय दर नीतियों के मार्गदर्शन के लिए विशेष सिद्धांत बनाना और इन नीतियों पर निगरानी रखना। अंकटाट की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये एक मेन पॉइंट है जो उसके विपरीत है कि अंकटाट की गतिविधियों को नियंत्रित ये नहीं करेगा। तो IMF कार्य भी दिए हैं और IMF का क्या मेन कार्य नहीं है? मेन कार्य कौन सा नहीं है? ये मेन कार्य नहीं है। ठीक है, तो हमारे इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो है जिससे आपको वीडियोस के जो नए नए मैं डाल सकूं, अपलोड करूं, वो आपको पता चलते रहेंगे कि कब नया वीडियो आ गया है। मुझे कम से कम 5000 क्वेश्चन डालने हैं और ये 5000 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे एग्ज़ाम में। मैं हर जगह पॉइंट टू पॉइंट नोट करके इसमें डाल रहा हूँ और बहुत मेहनत लग रही है, इसलिए कृपया जो है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।